मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोप और उन आरोपों से भारत कनाडा के तल्ख हुए रिश्तों के बीच भारत के कड़े रुख ने कनाडा को अपने तेवर नरम करने पर मजबूर कर दिया है और यही वजह है कि तनाव के बीच कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने रविवार को कहा कि भारत के साथ संबंध महत्वपूर्ण हैं। उनका देश भारत प्रशांत रणनीति जैसी साझेदारियों को आगे बढ़ाता रहेगा। दरअसल कनाडा के खिलाफ भारत की कूटनीतिक कार्रवाई से ट्रूडो के हौसले अब पस्त होने लगे हैं। ना तो घर और ना ही बाहर से ट्रूडो को इस मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है। हकीकत का एहसास होने पर अब कनाडा अपने यहाँ खालिस्तानियों पर कार्रवाई करने पर मजबूर हो गया है। कनाडा के कई इलाकों से खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी पोस्टर्स को हटाने का काम शुरू किया गया है। उधर कनाडा से तल्ख हुए रिश्तों के बीच भारत ने इन आतंकियों के नेटवर्क के खात्मे के लिए पूरी रणनीति को तैयार कर लिया है। एनआईए ने 19 ऐसे खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की है जो अलग अलग देशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। अब इन आतंकियों की खैर नहीं। खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भारत के कड़े रुख के बाद कनाडा के तेवर नरम पड़े हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा में जारी तनाव के बीच कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने रविवार को कहा कि भारत के साथ संबंध महत्वपूर्ण है। उनका देश भारत प्रशांत रणनीति जैसी साझेदारियों को आगे बढ़ाता रहेगा, लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच जारी रहेगी। ब्लेयर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून का पालन करें और अपने नागरिकों की रक्षा करें और साथ ही सुनिश्चित करें कि हम पूरी जांच करें और सच्चाई तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या हमारी संप्रभुता का उल्लंघन होगी और ये कनाडा के लिए बहुत बड़ी चिंता होगी। उधर भारत साफ कह चुका है कि खालिस्तानी आतंकी की हत्या में उसका हाथ नहीं है, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों की बैसाखी पर टिकी ट्रूडो सरकार अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से भारत से रिश्तों को खराब करने पर तुले हैं। ट्रूडो की साख इतनी गिर चुकी है कि इस मुद्दे पर उन्हें ना तो घर और ना ही बाहर से समर्थन मिल रहा है। विपक्ष जहां प्रधानमंत्री ट्रूडो से सबूत मांग रहा है, वहीं कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के सांसद चंद्र आर्य ने रविवार को खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए अपनी ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू और अन्य चरमपंथियों की तरफ से कनाडा में हिंदू समुदाय को धमकियों के बाद हिंदू कनाडाई भयभीत हैं। खालिस्तानी अलगाववादी और आतंकी समर्थकों के खिलाफ भारतीय दबाव के बाद कनाडाई प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में महत्वपूर्ण जगहों पर खालिस्तान के समर्थकों में लगे होर्डिंग और बैनर हटाए जा रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ते हुए जगह जगह पर होर्डिंग और बैनर लगाए थे ताकि लोग इन्हें देखें और प्रभावित हों, लेकिन अब इनको हटाया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे में भारतीय राजनयिकों की हत्या के आह्वान वाले पोस्टर हटा दिए गए हैं। साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि किसी भी कट्टरपंथी घोषणाओं के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रमुख इलाके जहां से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा मटेरियल को हटाया जा रहा है वे हैं सरे, गिल्डफोर्ड, न्यूटन। इसके अलावा कनाडा अमेरिका के सीमावर्ती इलाकों में खालिस्तान समर्थक संगठनों को अपने प्रोपेगेंडा मटेरियल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स का खात्मा करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत 5 और 6 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस की अहम बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में सभी एजेंसियों के एक साथ मिलकर काम करने और एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। निज्जर की हत्या के भारत और कनाडा में उपजे तनाव के बीच एनआईए ने रविवार को 19 ऐसे खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की थी जो अलग अलग देशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। एसएफजे चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की ये नई लिस्ट तैयार की गई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित दूसरे देशों में रह रहे भगोड़े खालिस्तानियों की भारत में
तमाम संपत्तियां जब्त होगी। यूएपीए के सेक्शन 33(5) के तहत ये संपत्तियां जब्त की जाएंगी। दरअसल ट्रूडो के आरोपों के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने डोजियर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि निज्जर ने कनाडा की धरती पर अपने संगठन में लोगों की ट्रेनिंग, वित्त पोषण और संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत सरकार कनाडा की सरकार से खालिस्तानी तत्वों पर कार्रवाई के लिए पहले भी कई बार आग्रह कर चुकी है, लेकिन कनाडा सरकार को असहयोग के बाद भारत ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है, जो इन खालिस्तानी संगठनों की रीढ़ तोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो फिलहाल कनाडा के सुर काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं, नरम नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर कनाडा किस तरह की रणनीति बना रहा है भारत के खिलाफ, किस तरह की साजिश रच रहा है और इसका जवाब भारत कैसे देगा? इसी सबको समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। संजीव श्रीवास्तव, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दिनेश दुबे, पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि जिस तरह से कनाडा का जो रुख है, जो काफी नरम पड़ता हुआ दिखाई दिया है, इसकी वजह एक ये मानी जाए कि जिस तरह से उसे ना तो अपने घर से कोई साथ मिल पा रहा है और ना बाहर से साथ मिल रहा है। उसकी खुद की पार्टी के लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि कनाडा की सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे में कनाडा के रक्षा मंत्री का बयान आना और ये कहना कि हमारे भारत के साथ बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, हमें इन्हें बचाकर रखना होगा, काफी महत्वपूर्ण बात कही गई है। किस तरह से आप देखते हैं? अच्छा है कि कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार और उनके रक्षा मंत्री, और उम्मीद करता हूं कि जस्टिन ट्रूडो को स्वयं अब इस बात का एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने कितनी भारी गलती कर दी है। और जाहिर है कि भारत जैसे एक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के ऊपर, जो ऐसा राष्ट्र जो कि विश्व की वर्तमान समय में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ऐसा राष्ट्र जो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरे विश्व के साथ व्यवहार करता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की भावना के साथ हम कार्य करते हैं। और जाहिर है कि भारत एक बहुत बड़ी सामरिक शक्ति भी है, भारत के पास नाभिकीय अस्त्र भी हैं और भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपनी वैश्विक नेतृत्व को भी प्रदान कर रहा है। तो एक ऐसे इतने बड़े राष्ट्र के ऊपर आप इतना आधारहीन, एब्सर्ड, मोटिवेटेड आरोप लगाते हैं, तो जाहिर है कि उससे तो आपकी फजीयत होनी ही है। और अब कनाडा की जस्टिन ट्रूडो को जिस तरीके की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, उनके जो एलाइज हैं उनसे भी उनका ज्यादा उनके साथ वो सामने नहीं आए, और उसके साथ साथ वहाँ की जो कनाडा की जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा भी उनकी घोर आलोचना की जा रही है। ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ पर ये हरदीप सिंह निज्जर सरे में जहाँ उसकी हत्या हुई थी, उसके प्रोविंस के जो प्रीमियर ने ये कह दिया कि जो ब्रीफिंग कनाडा के इंटेलिजेंस के द्वारा उन्हें दी गई वो ऐसी ब्रीफिंग थी जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है और उतनी इंफॉर्मेशन ही उन्होंने शेयर की। तो जाहिर है कि उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन, किसी तरीके का कोई प्रूफ शेयर नहीं किया। वो क्रेडिबल एलिगेशन की बात कर रहे हैं। अगर कुछ होता है तो वो क्रेडिबल एविडेंस होता है, वो उन्होंने पेश नहीं किया। वो एक मीनिंगलेस वर्ड, क्रेडिबल एलिगेशन, जिसका कोई आशय नहीं बनता, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर है कि उनका जो पूरा जो उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया है वो बहुत भारी गलती कर दी है। और अब उनको चूंकि सपोर्ट कहीं से मिल नहीं रहा है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो आरोप लगाए वो वहां पर जो तथाकथित जो खालिस्तान समर्थक, जो आतंकी हैं, जो अतिवादी हैं, उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए, क्योंकि उनकी सरकार अल्पमत की सरकार है और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके 25 सांसद हैं, जिसका कि नेता जगमीत सिंह है, वो जगमीत सिंह आतंकियों, अतिवादियों के और खालिस्तान के समर्थकों के साथ संपर्क में रहता है, उन्हें सपोर्ट करता है। तो जाहिर है कि उनका उसको खुश करने के लिए, उसे अपील करने के लिए, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का और आतंकियों, अतिवादियों का तुष्टीकरण करने के लिए उन्होंने ये आरोप तो लगा दिए, लेकिन चूंकि उसका कोई आधार है नहीं और वो स्वयं उसकी वजह से घिरते जा रहे हैं, इसी वजह से उनके पास अपने बयानों को बदलने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अच्छा है कि उनको कम से कम ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत कितनी बड़ी महाशक्ति है। और इंडो पैसिफिक रीजन ही नहीं, पूरे विश्व की भारत बहुत बड़ी महाशक्ति है। G20 लीडर्स की समिट में जिस तरीके से भारत ने विश्व के सभी राष्ट्रों को साथ में ला करके एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लाने में सफलता पाई, अफ्रीकन यूनियन और ग्लोबल साउथ का जिस तरीके से लीडर बनकर के भारत उभरा है और अफ्रीकन यूनियन को G20 में भी शामिल करा दिया है,
चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर की चैलेंज की बात हो, बिल्कुल, इसमें तो आतंकवाद कोई की दो राय समस्या नहीं हो। है संजीव जी, कि जिस तरह से G20 की अध्यक्षता के बाद भारत का जो कद बढ़ा है, भारत इतना शक्तिशाली होकर आगे बढ़ने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में कनाडा को समझना होगा कि भारत से टक्कर लेकर वो खुद का ही नुकसान कर रहा है। हमारे साथ दिनेश जी भी जुड़े। दिनेश जी, कई बार कहा गया कनाडा से कि जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनकी लिस्ट हमने आपको दी हुई है, आप हमें उन्हें सौंप दीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन कनाडा ने इस बात को बिल्कुल नहीं सुना। जब G20 में ट्रूडो भारत आए हुए थे तब भी इस मुद्दे को उठाया गया, तब भी प्रधानमंत्री से जब बातचीत हुई तब भी उन्होंने कहा कि आप हमें सौंप दीजिए या फिर इस पर कोई कार्रवाई कीजिए, लेकिन ऐसे तत्वों पर, ऐसी गतिविधियों पर कनाडा की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई। तो अब क्या लगता है, ये जो नरम तेवर पड़ रहे हैं, भारत की तरफ से जो कूटनीतिक रास्ता अपनाया गया है, भारत की तरफ से जो अब फैसला लिया गया है कि NIA, IB और रॉ की जो मीटिंग होगी उसमें अब ये तय किया जाएगा जो खालिस्तानी भगोड़े हैं उनकी भारत में जो संपत्ति है उसे जब्त किया जाएगा। ये बहुत बढ़िया निर्णय है और हमारी समझ से कनाडा को, जैसे अभी संदीप जी बात कर रहे थे कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उन्हें अब इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। और गलती इस बात की नहीं है, डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, तमाम और ट्रैक 2 सिस्टम्स होते हैं, ट्रैक 1 होता है, ट्रैक 2 होता है जी। तो आपको कहीं न कहीं से कोशिश करनी चाहिए थी ये बताने की कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है जिसमें आपकी एजेंसीज का हाथ हमको लगता है, हम लोग इसको मिल बैठ करके बात करते हैं और हम ज्वाइंट इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब आपने कह दिया कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि कोई डिप्लोमेट इन्वॉल्व है या एजेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। ये सारी बातें पार्लियामेंट में कहना एक किस्म का नी जर्क रिएक्शन इस किस्म का देना, हो सकता है कि उनकी राजनीतिक मजबूरियां हों, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि जो 25 लोगों की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, वो लोग अपना उनका भी प्रेशर होगा, लेकिन सवाल ये है कि प्रेशर की राजनीति में इतने बड़े मुल्कों से जब उनके कूटनीतिक रिश्तों की बात होती है तो इस किस्म की बयानबाजी बड़ी बेतुकी लगती है। और निश्चित रीति से जो अभी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो कुछ किया है और जिस किस्म से वो सारे लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके फोकस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को जब्त करने की और जगह जगह रेट्स होंगी जी, तो इससे जो है इससे एक असर पड़ेगा और इससे असर ये पड़ेगा कि उन लोगों की कमर टूटेगी जो वहाँ पर प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स हैं। और खास तौर पर G20 ही नहीं, इसके पहले भी जब 2018 में आए हुए थे जस्टिन ट्रूडो, तो उस समय भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है जी, और आपको इस पे एक्ट करना चाहिए, लेकिन उस पर कोई कंक्रीट एक्शन नहीं हुआ। तो अब दिक्कत ये है कि आप मेंबर हैं फाइव आइज के मेंबर का मतलब तो नहीं होता कि सारे लोग आपके साथ खुल करके खड़े हो जाएंगे बिना कुछ जाने समझे। सबके रिश्ते हैं हिंदुस्तान के साथ और इंडिया अब 1984 का इंडिया नहीं है कि आप अपने को कमजोर पाइएगा। बिल्कुल, जिस तरह से भारत के बेहतर रिश्ते हर देश के साथ हैं, कोई भी देश खुलकर भारत के खिलाफ नहीं बोलना चाहता है। संजीव जी देखिए, भारत प्रशांत रणनीति की जैसे साझेदारियों को लेकर रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से कनाडा ने रुख अपनाया, जिस तरह से आरोप लगाए, जिस तरह से हर चीजों को उसने एक के बाद एक एक्शन लेता चला गया भारत के खिलाफ, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में भारत इसके लिए तैयार होगा? इस जो साझेदारी है इंडो पैसिफिक, इस पर क्या किसी तरीके का कोई एक्शन लेकर विचार करेगा कि इसे जारी रखना चाहिए या नहीं? देखिए, भारत एक बेहद जिम्मेदार राष्ट्र है। भारत इस बात को जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना के द्वारा जो लगातार साजिशें रची जा रही हैं, इंडो पैसिफिक रीजन का जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको चाइना जाहिर है कि वो डिसरप्ट करने की कोशिश करता है। वहाँ पर उसने
आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं। पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पे वो एकाधिकार का दावा करता है। वो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट, जो अनइम्पीडेड जो कॉमर्स है उसको डिस्टर्ब करना चाहता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है अनेक संभावनाओं और चुनौतियों से भरा हुआ है और मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अपनी जो सक्रिय और सकारात्मक भूमिका को जारी रखेगा। कनाडा की भी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। कनाडा भी जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र 21वीं सदी का है और उस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है और विश्व का जाहिर एक सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। तो मुझे लगता है कि भारत का जहां तक अप्रोच है, भारत अवश्य ये चाहेगा कि जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में जो समझदारी है, जो सहयोग है, जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ता रहे। भारत ये उम्मीद करेगा कि कनाडा को सद्बुद्धि आएगी। कनाडा जो है, जैसे कि रक्षा मंत्री कनाडा के अब कह रहे हैं कि वो इंडो पैसिफिक रीजन की महत्ता को समझते हैं और भारत के साथ, भारत एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और भारत के साथ वो सहयोग करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सकारात्मक बयान है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कनाडा के द्वारा ये बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए हैं उससे भी कनाडा बैक ट्रैक करेगा। कनाडा इस तरीके की बातों को फिर से रिपीट नहीं करेगा और जो भी इश्यूज हैं उसको एक टेबल पर बैठ करके, जैसे दो मित्र आपस में किसी डिफरिंग व्यूज के साथ, अगर देखिए एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के जो संबंध होते हैं उसमें सबसे बड़ी उसकी जो ताकत ये होती है कि दे कैन एग्री टू डिसएग्री। अगर कोई असहमति भी है तो उस पर वो मिल बैठ करके बातचीत कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि उसको पार्लियामेंट के द्वारा और पूरे विश्व में उसका ढिंढोरा पीटा जाए। जाहिर है कि ये सारे जो मुद्दे हैं इसको एक बैक चैनल के माध्यम से नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके दो मित्र जो राष्ट्र होते हैं आपस में रिजॉल्व कर सकते हैं। कनाडा भी ऐसा कर सकता था, लेकिन कनाडा ने ऐसा अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए और एक पार्टी को खुश करने के लिए और आतंकी अतिवादियों को अपील करने के लिए उसने उसको पूरी तरह से पब्लिक बना दिया। तो ऐसे में जाहिर है कि कनाडा ने बेहद गलत कदम उठाया और उसके रिश्तों में तनाव आ गया है। लेकिन भारत और कनाडा के जो संबंध है, विश्व के दो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, दोनों के शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, शेयर इंटरेस्ट हैं, शेयर अपॉर्चुनिटीज, शेयर चैलेंजेस हैं। इनका जो आधार है बहुत बड़ा गहरा है। बिल्कुल 14 लाख हमारे प्रवासी भारतीय हैं जिसमें 7.5 लाख सिख भाई बहन हैं। वो भी जो है हमारे भारत और कनाडा के संबंधों को बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है कि संबंधों का आधार बहुत बड़ा है और भारत इंडो पैसिफिक रीजन में भी चाहेगा कि कनाडा के साथ सहयोग करें और हम सकारात्मक तरीके से उम्मीद ये करेंगे कि कनाडा जो है अब इस तरीके की जो है गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियां बंद करेगा और भारत के साथ जो संबंधों को वो नॉर्मल करने के लिए प्रयास करें। बिल्कुल प्रयास कहीं ना कहीं दिख भी रहा है, क्योंकि जो कनाडा के कई इलाके हैं वहां पर खालिस्तानी समर्थक जो पोस्टर्स लगे हुए थे, भारत विरोधी पोस्टर्स थे, उनको हटाने का काम अब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब कनाडा की तरफ से नरम रुख अपनाया जा रहा है। लेकिन दिनेश जी, एक बात यहाँ पर ये भी समझने वाली होगी कि क्या ये जिस तरह से अभी कनाडा का बयान आया है सामने, इतने वक्त से इतना लंबा तल्ख रिश्ते हो चुके हैं, तकरार चल रही है, लगातार तनाव बना हुआ है दोनों देशों के बीच में, ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो यात्रा है अमेरिका की, वो बाइडेन प्रशासन से भी मुलाकात कर चुके और इसको लेकर भी 9 दिन की यात्रा पे वो वहां पहुंचे हुए हैं। क्या आपको लगता है अमेरिका से इस बारे में बातचीत हुई होगी और तब उन्होंने अपना भारत का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर किया होगा? देखिए, इससे पहले अमेरिका जाने से पहले क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जी, ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी ऑस्ट्रेलिया में। तो उस मीटिंग में वो थे जहाँ पर चारों मिल करके जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका यूनाइटेड स्टेट्स, सब सारे लोग थे और इंडिया। तो ऑल द 4 मेंबर्स सब बैठ करके इन्होंने वहाँ पर भी इन्होंने करने की कोशिश किया था कि देखिए जो कुछ हो रहा है उसको हमें कायदे से बैठ करके संजीदा तरीके से, जैसे 2 लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में होता है और जो हमारे कूटनीतिक रिश्ते हैं उसकी बुनियाद पर हमें इसे तय करना चाहिए। और हमारी समझ से इंडो पैसिफिक वाली जो बात उठ रही है जी, ये बात ध्वनित करती है क्वाड के कंसर्न को, क्योंकि क्वाड का सबसे बड़ा कंसर्न है इंडो पैसिफिक जी। और पूरी दुनिया, चाहे आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, ये सब चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन कम से कम चाइनीज डोमिनेशन से, उस हेजेमोनी से
मुक्त हो और जिस किस्म से उनकी हरकतें वहाँ बढ़ रही हैं। तो उस लिहाज से ये रियलाइजेशन जो आप कह रहे हैं कि वहीं से शुरू हो गया था। हाँ। लेकिन वहाँ पहुँचने पर जो न्यूयॉर्क में जो इनकी मीटिंग्स हो रही हैं जी। हमारे विदेश मंत्री की, वो मीटिंग्स जो है वाकई में बहुत कामयाब मीटिंग्स हैं और विदेश मंत्री बहुत सारी बातें सीधे सपाट लफ्जों में बोलते भी हैं। बिल्कुल। और वो उन्होंने कई जगहों पर इस बात को कहा भी है, थिंक टैंक को भी एडिट करते हुए इस बात को कहा है। तो एक किस्म का पब्लिक ओपिनियन जो कहते हैं कि बिल्डअप करने का एक बड़ा एक्सरसाइज है जी। और वहाँ के और जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे मुलाकात हो रही है, जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं। तो एक कनाडा को भी महसूस हो रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें वो आइसोलेट न हो जाएं जी। क्योंकि उनके जो ट्रस्टेड एलाइज हैं वो भी अब उनको ये वार्न कर रहे हैं कि कोई न कोई रास्ता निकालो, ये तरीका नहीं है। नहीं, तो बिल्कुल जो बिल्कुल अभी बात दिनेश हो जी, रही कहीं थी ना कि- कहीं कनाडा ने भारत को आइसोलेट करने की, भारत को अलग थलग करने की रणनीति तो पूरी बनाई थी, लेकिन भारत अब इस पोजीशन में बन चुका है, इस पोजीशन पे आ चुका है कि उसे कोई भी देश अलग थलग नहीं करना चाहेगा, चाहे वो नाटो के देशेस हों, चाहे वो क्वाड के देश हों, या फिर जो ये अलायंस बनी है फाइव आइज अलायंस, ये इसके देश हों। कोई नहीं चाहेगा कि भारत के साथ वो किसी भी तरह की दुश्मनी मोल ले। संजीव जी, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से भारत के ने कनाडा के खिलाफ जो एक रणनीति तैयार की है कि किस तरह से अब खालिस्तानी गतिविधियों को रोका जाएगा, कैसे उनका खात्मा किया जाएगा, तो ये जो रणनीति NIA-IB की अब 5 अक्टूबर को जो मीटिंग्स होने वाली हैं, इसके तहत जो तय किया जाएगा, आपको लगता है इससे पहले कनाडा कोई आगे कोई कदम बढ़ाकर ये कह सकता है कि इस खालिस्तानी गतिविधियों को रोकने में हम आपका साथ देंगे और जो भी लिस्ट जारी की गई है वो हम आपको सुपुर्द करेंगे? देखिए, अगर कनाडा खालिस्तान के जो आतंकी अतिवादी तत्व हैं जो कि कनाडा की धरती पर लगातार एक्टिव हैं, उनके विरुद्ध अगर वो कदम उठाता है तो निसंदेह भारत उसका स्वागत करेगा। भारत इसी बात को डे वन से लगातार कह रहा है कि आप जो है इन जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज पर लगाम लगाइए और ये जो तथाकथित जो आतंकी अतिवादी तत्व हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लीजिए। और ये बात भारत लगातार आज करता रहा है। कनाडा यदि ऐसा करता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्शन लिए गए हैं, इसमें बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कनाडा को ये जो कदम है ये नाकाफी है। कनाडा को वहाँ पर भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उसको पूरी तरह से बंद करना होगा, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करके दिखानी होगी। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो नया भारत है वो आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ चलता है। और ये जो आतंकवाद और अतिवाद है इसके विरुद्ध जो कार्रवाइयां हैं लगातार की जा रही हैं। और आप देखिए तो आने वाले समय में भी अब ये जो NIA की बैठक होने वाली है, हमारी जो सुरक्षा एजेंसी की जो बैठक होने वाली है, उसमें और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। खालिस्तान का जो आतंकवाद है वो एक डेड इश्यू है, उसको अगर कोई फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेगा तो वो सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल संजीव जी, इसको कहीं ना कहीं खालिस्तान को जो आतंकवाद है इसे बढ़ावा ना देने के लिए कहीं ना कहीं भारत भी इसीलिए ऐसे कड़े कदम उठा रहा है कि कनाडा को सही से और बेहतर जवाब दिया जा सके कि अगर ऐसी बयानबाजी, ऐसी रणनीति उसकी तरफ से बनाई जाएगी तो भारत कभी पीछे नहीं रहेगा और उससे डबल जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी और दिनेश जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।